Hello students, welcome to lecture 4 of Rapid Revision Series for CET 2020। इस लेक्चर में हम लोग ऑसिलेशंस को पूरा डिस्कस करेंगे और उसके उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो सीईटी के एक दिन पहले आपको स्टडी करना है। ओके, आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए और इसके हर पॉइंट का नोट्स बनाइए, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि आप ये नोट्स पढ़ के अगर जाओगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पहले दिन के लिए क्लियर हो जाएंगे। अगेन जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको लेक्चर देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं और ये नोट्स एकदम शॉर्ट बट स्वीट बनाने हैं। जैसा मैं लिख के दे रहा हूं वैसे ही बनाओ और एक दिन पहले आपको जो चीज पढ़ना चाहिए, जो आपने ध्यान में रखना चाहिए, बस हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही ये लेक्चर एंड होने के बाद में, आपका स्टडी होने के बाद में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है टेस्ट का, जो 50 क्वेश्चंस का ऑसिलेशंस का टेस्ट है, जिसके आंसर्स भी है और सॉल्यूशंस भी है। वो आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। और कुछ डिफिकल्टी आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे डिफिकल्टी पूछा है, जस्ट क्लियर योर डिफिकल्टी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर ऑसिलेशंस। ओके, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर बिकॉज ये वेटेज काफी कैरी करता है। ओके, बोर्ड्स में तो था ही था, सीईटी में भी। ओके, सो सबसे पहला चीज ऑसिलेशंस के अंदर हमको जो आना चाहिए वो है पीरियोडिक मोशन। ओके, सबसे पहला पीरियोडिक मोशन, ये सब है ना। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो खुद को रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैन का घूमना, ओके, अर्थ का गोल घूमना, पेंडुलम का घूमना। पेंडुलम भी तो क्या है, खुद को रिपीट करता है ना, वही मोशन कर रहा है बार 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 बार, है ना। फैन भी वही कर रहा है, अर्थ भी वही कर रहा है, घड़ी के कांटे, हैंड्स ऑफ द वॉच, है ना, वो भी क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करेगा आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशन। दूसरा डेफिनेशन आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन को बहुत सिंपल से भाषा में डिफाइन करना है तो इसके लिए याद रखो, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो। या ये हो गया पेंडुलम का। या फिर जो सिविंग मशीन होती है, सिलाई की मशीन, उसका जो नीडल होता है, ओके, इस तरीके से होता है ना, तो दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। ये जो मोशन हो रहा है दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज, दुनिया का हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। दुनिया का हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, लेकिन दुनिया का हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। एवरी ऑसिलेटरी मोशन, लिख के रख लेना, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन, बट नॉट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशन। इसका एक एग्जांपल समझा देता हूं। देखो, पेंडुलम का मोशन जो है ये ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है, लेकिन अर्थ का गोल घूमना ये सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है। मतलब हर पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं ऑसिलेटरी रहेगा। ओके, कुछ पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। तो ये बातें इसमें याद रखना, खास करके इस पे एमसीक्यू बन सकता है। एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन, बट नॉट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशंस। ओके, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, बट नॉट ऑल पीरियोडिक आर ऑसिलेटरी। ठीक है। दूसरा बात आते हैं, हम लोगों ने देखा था कि इस पे एक एम मास लगा था स्प्रिंग पे। जब हम लोग इसको खींचते हैं एम मास को, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग इस डायरेक्शन में करा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में। ओके, लेकिन स्प्रिंग के अंदर फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। जैसा जैसा तुम इसको खींच रहे हो, स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप हो रहे हैं इस डायरेक्शन में। और इन फोर्सेस को हम लोगों ने नाम दिया था इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम दिया था हम लोगों ने, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। मैं उसको एफ से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो एफ जो डेवलप हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में डेवलप हुआ। ठीक है,
इंटरनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्प्रिंग के अंदर डेवलप हुआ। रिस्टोरिंग क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, इस मास को अपने ओरिजिनल जगह पे लाने का काम कर रहा है, ओरिजिनल जगह पे, इसलिए क्या कहते हैं हम लोग इसको, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब जब ये आ जाएगा इधर तो रुकेगा नहीं, वापस स्प्रिंग को दबा देगा, तो स्प्रिंग ऐसा दब जाएगा और मास इधर आ जाएगा। मतलब अब मास का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन अब क्या करेगा, स्प्रिंग इसको धक्का देगा, यानी स्प्रिंग के अंदर वापस से रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होंगे। क्या देख रहे हो दोनों सिचुएशन में? फोर्स इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। जब डिस्प्लेसमेंट राइट में था तो फोर्स लेफ्ट में था, जब डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में था तो फोर्स राइट में था, अपोजिट डायरेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, तुम जितने ताकत से खींचोगे स्प्रिंग को, यानी जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कराओगे, उतने ज्यादा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होंगे। ओके, वो रबर वाला सीन याद है सबको, स्कूल में सभी ने किया है, वो रबर ऐसा लगा के दोस्त को मारते थे हम लोग, है ना, कचकन से, किधर पीछे दिखा वहां पे मार दिया। जितना जोर से रबर खींचोगे उतना ताकत से लगेगा, है कि नहीं? उतने ताकत से लगता था ना। इसका मतलब क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये लिखना है आपने, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट वुड बी माइनस के एक्स। अब के को नाम दे देते हम लोग। के का जो नाम देंगे हम लोग वो रहेगा स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट के का। ओके, थोड़ा बात अब के पे करेंगे। के का अगर हम लोगों ने वैल्यू देखा, मैं यहां लिख देता हूं, के का वैल्यू है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो जो इसका एसआई यूनिट होना चाहिए वो होना चाहिए न्यूटन पर मीटर। सीजीएस यूनिट जो होना चाहिए वो होना चाहिए डाइन पर सेंटीमीटर। और इसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो भी लिख के रख लो, M1 L0 T-2 लिख के रख लो साथ ही साथ। डायमेंशन तो खास करके लिखा करो, ये पढ़ना ही एक दिन पहले अपने को। डायमेंशन M1 L0 T-2, ठीक है। कैसे निकालने का? फोर्स के डायमेंशन अपॉन एक्स के डायमेंशन, है ना। थोड़ा सा ध्यान में आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ सबको ये कंसेप्ट? तो के के बारे में इतनी चीजें याद रखना है। ओके, के इस स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। क्लियर? यहां तक ध्यान में आया? ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट, यहां तक अगर आपका क्लियर हुआ होगा, सो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट पार्ट पे वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो है दैट इज इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। लिख लो, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई m। इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोला है आज तक। इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, दोनों वर्ड है। अंडर रूट ऑफ k बाई m। k को क्या बोलते हैं हम लोग? k को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। और m यानी मास है। यहां से एक और फॉर्मूला इसके नीचे लिख के रख लो टाइम पीरियड का, दैट इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k। यही से आया, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहां से, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया? डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव की टर्म्स है। देखो यहां पे डेरिवेटिव है d2x बाई dt स्क्वायर। आया ध्यान में? ओके, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। अब इसके ऊपर आते हैं हम लोग और इंपॉर्टेंट बात पे। अब एक एसएचएम अपने लिए क्या रहेगा? अब तुम्हारे दिमाग में एक एसएचएम का दिमाग में क्या होना चाहिए? दिमाग में ओके, इसको मैं बोलूंगा मीन पोजीशन। आज से क्या बोलूंगा इसको? मीन पोजीशन, जिसके आजू बाजू मोशन होने वाला है, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हो गया हमारे लिए निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक। इसको हमेशा
x इज इक्वल टू 0 कहेंगे, इसको बोलेंगे x इज इक्वल टू प्लस ए, और इसको बोलेंगे हम लोग x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहेंगे पाथ लेंथ। क्या कहेंगे? पाथ लेंथ। ओके, और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस सेम रहते हैं, इसको दोनों को हम लोग लिखते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एम्पलीट्यूड। आप साथ ही साथ लिखते चलो, यानी इधर ए एम्पलीट्यूड, इधर एम्पलीट्यूड, इसलिए पाथ लेंथ हो गया ट्वाइस है। हमेशा याद रखना, पाथ लेंथ क्या होता है? ट्वाइस है। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, नाउ अगेन एक ऑसिलेशन पार्टिकल का, ये पार्टिकल का एक ऑसिलेशन अगर यहां से शुरू हो रहा है सपोज, तो उसका एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है? जब वो एक्सट्रीम पे जाएगा, मीन पे आएगा, आधा ही ऑसिलेशन हुआ, निगेटिव एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर वापस मीन तक आएगा। इसको कहेंगे हम लोग एक ऑसिलेशन। ध्यान में आया? अगर वो मीन से चालू करता है तो ओके, अगर वो एक्सट्रीम से चालू करता है यहां से, तो एक ऑसिलेशन किसको बोलेंगे? यहां से पूरा यहां तक, फिर वापस यहां तक, इसको हम लोग एक ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन ध्यान में रखो। ओके, अब यहां पे याद रखने लायक, ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं फेज, कवर्ड बाय पार्टिकल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री। या लिख के रखो, ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन एंगल या फिर फेज कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 2 पाई रेडियन। एंगल की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 2 पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री। तो एक ऑसिलेशन में यहां से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, कितने टप्पे हुए? 4 टप्पे हो गए। 1 2 3 4, 2 पाई यानी 360 डिग्री हो गए। यानी यहां से वहां तक कितना होगा? 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। आया ध्यान में? क्लियर? ओके, डिस्टेंस कवर्ड, अगेन ये सब चल रहा है ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, डिस्टेंस कवर कितना हुआ? यहां से गया यहां तक ए, वापस आया ए, वापस इधर गया ए, और वापस इधर आ गया ए। कितने बार हुआ? 4 बार, 4 ए। There is amplitude। वापस ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां से शुरू किया वही आ गया। अगर पार्टिकल ऐसा करता है, यानी इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। टाइम रिक्वायर्ड, कैपिटल टी। टाइम रिक्वायर्ड कितना है? कैपिटल टी। तो यहां से अगर तुमको पूछा एवरेज स्पीड, फेमस क्वेश्चन है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, 4a/t। यहां से पूछा एवरेज वेलोसिटी एक ऑसिलेशन में, 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लिख के रख लो सभी ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन। ये सब एक ऑसिलेशन के लिए था। क्लियर विद दिस? ध्यान में है सबको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लो। ओके, अब इधर आते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमको 3 इक्वेशंस मिलेंगे। 3 इक्वेशंस। सबसे पहला एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखो, -ω²x। पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे लिए एक्सेलरेशन का, याद रखना, बहुत ज्यादा जरूरी इक्वेशन, -ω²x। ओके, अब पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। -ω²x है, इसका मतलब यह है कि मीन पोजीशन पे जहां पे x इज इक्वल टू 0 है, वहां पे एक्सेलरेशन 0 रहेगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू 0 है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जहां पे x इज इक्वल टू +-a है,
क्योंकि यहाँ पे प्लस ए माइनस ए मतलब प्लस माइनस ए, तो वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा और वो रहेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। लिख कर रखिए, याद रखना। यहाँ पे मिनिमम एक्सेलरेशन होता है, यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मिनिमम एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे। समझ में आया चीज? देन वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सभी टर्म्स, ए यानी एम्पलीट्यूड, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से भी वही दो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मीन पोजीशन जहां पे x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 डालेंगे, वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, वो रहेगी प्लस माइनस ए ओमेगा। प्लस माइनस ए ओमेगा यानी जब इधर जा रहा है तो प्लस ए ओमेगा, जब इधर जा रहा है तो माइनस ए ओमेगा। यानी इमेजिन कर लो भाई कि जब वहां पे एकदम पहुंचा, एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे। ओके, एक काम करते हैं, वो समझने से पहले ये लिख लेते हैं हम लोग। एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, अगर ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो वेलोसिटी मिनिमम रहेगी और 0 रहेगी। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 वेलोसिटी रखेगा। यानी यहाँ पे पहुंचा, वेलोसिटी 0 हो गई। जब यहां से गया तो दर 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 यहां से ज्यादा स्पीड रही, फिर वापस कम 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 हुई और यहां 0 हो गई। फिर वापस पलट गया, वो उसकी स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहां सबसे ज्यादा स्पीड थी, अब वापस स्पीड कम कम होती गई और यहां कम हो गई। समझ में आया सबको? क्लियर है? तो ये याद रखना है, ठीक है। अब x का इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब इसमें क्या क्या याद रखना है? इसमें मीन पोजीशन मैक्सिमम पोजीशन नहीं है, इसके अंदर दो बातें हैं, एक है फेस, एक है इनिशियल फेस। फेस, इनिशियल फेस, इनिशियल फेस का दूसरा नाम है एपॉक। ओके, समझ में आया सबको? अब फेज यानी क्या होता है, ध्यान में रखो, फेज यानी ओमेगा टी प्लस अल्फा और इनिशियल फेज यानी अल्फा। अब इसमें डिफरेंस समझा दो। ओमेगा टी प्लस अल्फा ये तुमको बताएगा कि पार्टिकल एट एनी टाइम कहां पर है, यानी ऑसिलेशन में एग्जैक्टली कहां पे। अगर ओमेगा टी प्लस अल्फा की वैल्यू तुमको पता है, फेज की वैल्यू पता है, फेज की वैल्यू यानी किसकी वैल्यू पता है, ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो तुमको पता चलेगा कि पार्टिकल एग्जैक्टली कहां पे है। यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, किधर है, उधर के एक्सट्रीम है, इधर के एक्सट्रीम है, बीच में है, कहां पे है, तो ये तुमको कौन बताएगा, फेज। लेकिन इनिशियल फेज तुमको बताएगा कि पार्टिकल ने एसएचएम की शुरुआत कहां से की, यानी पार्टिकल ने एसएचएम कहां से शुरू किया, इसके बारे में बताने वाला इनिशियल फेज है। एग्जैक्ट कहां से शुरू किया था उसने, ठीक है। तो इसीलिए अब हमारे पास में अल्फा के लिए दो केसेस है। सबसे पहले अल्फा 0, दूसरा अल्फा 90 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री, या फिर π/2 रेडियन भी बोलते हैं इसको कभी कभी, ठीक है। जब अल्फा 0 डिग्री रहेगा मतलब पार्टिकल मेन पोजीशन से शुरू करेगा। यार मैंने तुमको पहले ही बताया था, ये 0 है, वो 90 है, वो ये वापस 180 भी है, 270 है, 360 है ना। स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मतलब यहां पे ध्यान में रखना है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहां पे पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। यानी ध्यान में रखना है, यहां पे यहां से शुरू किया तो इक्वेशन का लिखना ए साइन ओमेगा टी, यहां से शुरू किया तो इक्वेशन का लिखना ए कॉस ओमेगा टी। ध्यान में आया सबको यहां तक? क्लियर है सबको? तो ये ध्यान में रख लो, ए साइन ओमेगा टी कहां से, मीन पोजीशन से, ए कॉस ओमेगा टी कहां से, एक्सट्रीम पोजीशन से,
ठीक है, तो बस कुछ नहीं, तुम इसके नीचे क्या करो, वेलोसिटी का इक्वेशन भी लिख के रख लो। वेलोसिटी का इक्वेशन यहाँ पे जो मैं लिख के दे रहा हूं फटाफट लिख लो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना आएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, और एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इक्वेशन नोट डाउन करके रख लो। ओके, अब अपने फर्स्ट पार्ट का लास्ट पार्ट, ऐसे 5 पार्ट में देखो 5 स्लाइड्स हैं, फर्स्ट पार्ट का लास्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे में काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, जैसा डायग्राम बताऊंगा वैसे ही बनाना। ओके, ये डायग्राम से ध्यान में आ जाएगा, बस एक बार देखना ध्यान में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये अपना पाथ लेंथ है, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू प्लस ए है, ये x इज इक्वल टू माइनस ए है। ये 2 पॉइंट और बताए मैंने, x इज इक्वल टू प्लस ए बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2, बस ये बना लो। ठीक है, अब देखो जो मैं बनाने जा रहा हूं वो देखो, पार्टिकल को पूरा एसएचएम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, पूरा एसएचएम टी टाइम, लेकिन पूरा एसएचएम कितने हिस्सों का है, 4 हिस्सों का, 1 2 3 4, यानी इसका मतलब यह है कि यहां से लेके यहां तक t/4, यहां से लेके यहां तक t/4, ओके, यहां से लेके यहां तक t/4, यहां से लेके वापस यहां तक t/4। ठीक, यानी तुमको मीन से एक्सट्रीम बोला t/4, एक्सट्रीम से मीन बोला t/4, ये मीन से निगेटिव एक्सट्रीम t/4, यहां से यहां t/4, यहां से यहां पूछा तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से निगेटिव एक्सट्रीम t/4 प्लस t/4 t/2। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आया था 2015 की बात है, 15 का क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्टली 2014 या 15 के आसपास का क्वेश्चन है। अब अगर तुमको बोला यहां से लेके यहां तक कितना t/12, तो यहां से लेके यहां तक भी कितना t/12, यहां से यहां तक t/12, यहां से यहां तक t/12, याद करके रख लो। इसका डेरिवेशन है बट हम लोग डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, याद करके रख लो। 0 से a/2 t/12, a/2 से 0 t/12, 0 से माइनस a/2 t/12, माइनस a/2 से 0 t/12। अगर यहां से यहां तक पूछा तो t/12 प्लस t/12 t/6। ठीक, अब आते हैं तीसरे वाले पार्ट में, देखो यहां से यहां तक t/6, यहां से यहां तक t/6, यहां से यहां तक t/6, यहां से यहां तक t/6। बस जिसको ये डायग्राम ध्यान में होगी कर लिया उसमें सॉल्व। अब देखो ये छोटे छोटे हिस्से याद है, देख लो एकदम सिमेट्रिक है। तुमको यहां से लेके यहां तक ही पूछा, सिर्फ यहां से लेके यहां तक, तो तुम क्या बोलोगे, इतना प्लस इतना प्लस इतना, यानी t/6 प्लस t/12 प्लस t/12। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जितना पूछा उतना पोर्शन निकाल सकते हो। तुमको यहां से लेके यहां से लेके यहां तक पूछा तो 3 यहां ऐड करो, 3 हिस्से, 1 2 3, t/12 t/12 t/6, जितना पूछेंगे उतना ऐड कर लो। यहां से यहां पूछा t/6 t/12 t/12, यहां से यहां पूछा t/6 t/12 t/12, दैट्स इट। है ना इंटरेस्टिंग चीज, ध्यान में रखना इक्वेशंस। ओके, सो यहां तक ध्यान में आ गया सबको, क्लियर है? ओके, सो अभी हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एक सिचुएशन देखो, ये भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यू के बुक में देखा है कि जब डिस्प्लेसमेंट x1 है तो वेलोसिटी v1 रहा होगा, जब डिस्प्लेसमेंट x2 है तो वेलोसिटी v2 रहा होगा। तो इसके इक्वेशंस है कुछ इंपॉर्टेंट। सबसे पहला टाइम पीरियड का, ओके, टाइम पीरियड का इक्वेशन रहेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। याद रखो x2 x1 v1 v2, या फिर ये भी चलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर
अपॉन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, अब T का इक्वेशन याद रख लिया तो ओमेगा का इक्वेशन भी निकाल सकते हो और फ्रीक्वेंसी का N का इक्वेशन भी निकाल सकते हो। मैं दोनों के लिख के इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि कंफ्यूजन बनेगा। सो एक ही याद रखो, अच्छे से याद रखो, ये याद रख लो टाइम पीरियड का। क्लियर? दूसरा, इसमें एम्पलीट्यूड का इक्वेशन अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। ठीक है, इतना याद रखो, V1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अब माइनस V2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। प्लस माइनस उल्टा किया, देखो जो V1 पहले लिखा ना V1 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर आएगा। यहाँ पे टेक्निक ध्यान में रख लो ना एक ही बार, या फिर उल्टा लिखा तो क्या आएगा V2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अपॉन, अब पहले क्या लिखा V2 स्क्वायर, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये तो इक्वेशन याद रख लो, बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, अब बारी आती ग्राफ्स की। ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स। ठीक है, अब सबसे पहला ग्राफ है इसमें इंपॉर्टेंट, वो है Vx ग्राफ। Vx ग्राफ क्या है, कैसे निकालेंगे? V स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। वेलोसिटी का इक्वेशन का स्क्वायर किया तो यहां से V स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये यहां पे लेके गए तो डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो V स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन याद रख लो। अब जिसको ये इक्वेशन याद है उसको ग्राफ याद हो जाएगा। कैसे? देखो ऐसे, इधर x प्लॉट किया, इधर v प्लॉट किया। ठीक है, अब इस पे बनाएंगे हम लोग ग्राफ। ग्राफ कैसा आएगा? ये ऐसा ग्राफ आएगा। ये इलिप्स का इक्वेशन है। ठीक है, इलिप्स थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी डिस्टेंसेस क्या रहेंगे? ये वाला डिस्टेंस जो है वो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वी स्क्वायर के नीचे क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका रूट निकाल लो, यानी ओमेगा। और ये वाला जो डिस्टेंस है एक्स के नीचे कौन है? एक्स के नीचे कौन है? ए स्क्वायर, उसका रूट निकाल लो, यानी ए। ठीक है, समझ में? इसका बहुत डिटेल में लेक्चर्स बनाए ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के, उसमें दिया है मैंने। क्लियर हो गया ये ग्राफ? ओके। दूसरा ग्राफ ax, एक्सेलरेशन का इक्वेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका ग्राफ बड़ा ही सिंपल आता है। इसका ग्राफ ये ऐसा आता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे x। लेकिन ये ग्राफ किधर तक ही नहीं, सिर्फ यहां से यहां तक। ये लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस ए, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखने लायक क्या है? इसमें याद रखने लायक है स्लोप ऑफ ax ग्राफ ये रहेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन से कंपेयर करेंगे हम लोग। क्लियर विद दिस? तीसरा एवी ग्राफ। एवी ग्राफ। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन को हम लोग चेंज करेंगे। ये इक्वेशन को चेंज करेंगे, यहां पे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, तो x कितना हो गया? माइनस ए बाय ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर बाय ओमेगा टू द पावर 4। हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो क्या आएगा? वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स के जगह, एक्स स्क्वायर की जगह ये डाल देंगे ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा टू द पावर 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहां पे ये था। ये भी इक्वेशन किसका है बेटा? ये भी इक्वेशन एक इलिप्स का है। इलिप्स का इक्वेशन है तो देखो आप प्लॉट करते वक्त यहां पे स्मॉल a, यहां पे v। इलिप्स है तो एक इलिप्स बना लो। ठीक है, अगेन ये डिस्टेंस कितना रहता है? जो v स्क्वायर के नीचे की टर्म है उसका रूट निकालना, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका रूट क्या आएगा? ए ओमेगा। और ये डिस्टेंस, सॉरी, ये डिस्टेंस कितना रहेगा? जो ए स्क्वायर के नीचे की टर्म है उसका रूट निकाल लो, तो कितना आएगा? ये
ए ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली ये इलिप्स ऐसा आना चाहिए, तुम कंसिडर कर लो, ठीक है। यानी v और x का, इसका भी ग्राफ क्या है, इलिप्स। इसका ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, निगेटिव स्लोप। इसका ग्राफ क्या है, इलिप्स। अगर हमें ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट फर्स्ट पार्ट में वो है x और v में फेज डिफरेंस पाई बाय 2, v और a में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 इनके ग्राफ्स में, और x और a में फेज डिफरेंस पाई। क्लियर? दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट, एनर्जीज ऑफ एसएचएम, एनर्जीज इन एसएचएम। 3 एनर्जीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी, इसका इक्वेशन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कुछ बुक्स में लिखा है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरी टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या फिर हाफ के ए स्क्वायर। 3 इक्वेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, x इज इक्वल टू 0 मीन पोजिशन, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a एक्सट्रीम पोजिशन। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और उसका वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब टोटल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। सेम इसके लिए यहां पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो यहां पे सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है और वो टोटल एनर्जी के इक्वल है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सॉरी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर है। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है वहां पे काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल है, और यहां पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पे काइनेटिक एनर्जी 0 आती है। यानी जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल है, और ये हर जगह कांस्टेंट है। वो हर जगह कांस्टेंट है, कौन? टोटल एनर्जी। क्लियर विद दिस? तो इसमें और इसके अंदर याद रखने लायक ये है ग्राफ्स, ग्राफ्स। ओके, ग्राफ्स कैसे बना, इसके अंदर एक ग्राफ बहुत जरूरी है। ये एक ग्राफ, ठीक है, पहले बता देता हूं। यहां पे एनर्जी प्लॉट किया, यहां पे एक्स प्लॉट किया, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब पहला जो ग्राफ है ये टोटल एनर्जी का, ठीक है, ये कांस्टेंट होती है टोटल एनर्जी, तो ये मैंने पिंक से बनाया टोटल एनर्जी, ठीक है। अब येलो से बनाऊंगा कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 कहां पे है? इधर में, तो यहां पे 0 है और यहां पे मैक्सिमम है, इस तरीके से। ग्रीन से बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी, ये उल्टा ग्राफ है, ओके। ग्रीन से बनाया पोटेंशियल एनर्जी और येलो से बनाया काइनेटिक एनर्जी। ग्राफ बना लो अच्छे से, ठीक है। हाँ, इसमें देखो क्या पूछते हैं, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी, ऐसा क्वेश्चन, या फिर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। दूसरा पूछते व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज पोटेंशियल एनर्जी, ये पूछते दूसरा, ठीक है। देखो याद रखो, मैंने तुमको पहले ही बताया, फ्रैक्शन बोला तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन ऑफ जिसका पूछा रहता है ना, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी का पूछा है, तो टोटल एनर्जी नीचे आएगा, और
और जो आगे पूछा है वो न्यूमरेटर में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी न्यूमरेटर में, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी न्यूमरेटर में। ठीक है, बस ये फॉर्मूले डाल दो, m ओमेगा स्क्वायर हाफ m ओमेगा स्क्वायर हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होने वाले सब में से, तो जो बच जाएगा वो, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आया ध्यान में सबको? क्लियर है सबको? ओके, यहां पे याद रखना इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ, एक चीज याद रखना था, मैं पिछले लेक्चर में बताना, पिछले पार्ट में बताना भूल गया। ओमेगा का फॉर्मूला क्या लिखा था? अंडर रूट ऑफ के बाय एम। के क्या लिखा था हम लोगों ने? एफ बाय एक्स। के का फॉर्मूला पहले इसमें लिखा था ना, तो एफ बाय एक्स अपॉन एम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एफ अपॉन एक्स नीचे चला गया, एम एक्स। एफ अपॉन एम यानी एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो फोर्स अपॉन मास क्या होगा? एक्सेलरेशन। ओके, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग मालूम है क्या? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया ओमेगा। तो टाइम पीरियड कितना रहेगा? 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा यानी क्या? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ ये सबको? तो ये सारी बातें इसमें याद रखना है। तीसरा पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। कंपोजिशन ऑफ एसएचएम में कुछ नहीं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूलेस पे ध्यान रखेंगे। पहला एसएचएम है x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। जब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो नया इक्वेशन भी जो नया बनेगा मोशन, वो भी एक एसएचएम ही रहेगा। वो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। आर को हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और इसका फॉर्मूला याद रखो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, डेल्टा, डेल्टा को बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट इनिशियल फेज, जिसका फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 अपॉन a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2। रिजल्टेंट इनिशियल फेज, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दोनों के याद रखना। अब इसके केसेस है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 0, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 90 डिग्री, और तीसरा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 180 डिग्री। बस कुछ नहीं यहां डालना है, तुमको आर का इक्वेशन पूछेंगे, यहाँ पे आर आएगा a1 प्लस a2, यहाँ पे आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और यहाँ पे आर आ जाएगा a1 माइनस a2। ठीक है, इतना याद रखना है इसमें। सिंपल पेंडुलम। ओके, सिंपल पेंडुलम में क्या याद रखना है हमको? सिंपल पेंडुलम में याद रखना है सबसे पहले उसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, पहला चीज। क्योंकि सिंपल पेंडुलम में क्या था? ये बॉब था, है ना, ये टेंशन था। ठीक है, ये था mg। ठीक है, mg के दो कंपोनेंट किए थे हम लोगों ने, ये थीटा था, तो ये थीटा, तो ये था mg cos थीटा और ये था mg sin थीटा। अब ये क्यों बताया? याद रखना, उसको वापस किसने लाया? वापस मेन क्वेश्चन पे किसने लाया? mg sin थीटा। एक बुक में क्वेश्चन था, रिस्टोरिंग फोर्स किसने प्रोवाइड किया? रिस्टोरिंग फोर्स जो वापस ला रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिस्टोरिंग फोर्स। तो mg के कंपोनेंट ने यानी mg sin थीटा ने क्या दिया? रिस्टोरिंग फोर्स। इसलिए मैंने बताया, याद रखना, रिस्टोरिंग फोर्स किसने दिया है? mg sin थीटा ने। ठीक है, दूसरा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी।
टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉल। ये चार बात है, ये चार हो गए लॉस ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एन, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉल। इसको लॉ ऑफ आइसोक्रोनस भी बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ मास भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लॉ ऑफ लेंथ। ठीक है। अब यहां से अपने को पता चला टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर 1/2। तो इसलिए पहला इक्वेशन डेल्टा टी बाई टी, फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल। फ्रैक्शनल एरर इन या परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज मतलब परसेंट, ये परसेंट में दिया है तो ये परसेंट में आएगा, ये फ्रैक्शन में दिया है तो ये फ्रैक्शन में आएगा। है ना, g टू द पावर 1/2 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डेल्टा t बाई टी इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा g बाई जी। दूसरी बात, ठीक है, दोनों याद रखना। क्लियर? ओके, अब ये क्लियर हो गया सबको कंसेप्ट टाइम पीरियड का। हाँ, अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड्स पेंडुलम की। सेकेंड्स पेंडुलम भी एक सिंपल पेंडुलम ही है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है। जिसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड्स। अगर तुमने यहाँ पे t की जगह 2 डाला तो L का इक्वेशन याद रखने लायक है यहाँ पे, L इज इक्वल टू जी बाई पाई स्क्वायर। ओके, अब लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो मून पे लेंथ अलग रहेगा, अर्थ पे लेंथ अलग रहेगा, सॉरी अर्थ पे लेंथ अलग रहेगा क्योंकि दोनों जगह पे जी अलग अलग है, दोनों जगह पे जी अलग अलग है, लेकिन दोनों जगह टाइम पीरियड 2 सेकेंड रहेगा। यानी सेकेंड्स पेंडुलम मून पे भी 2 सेकेंड ही गिनेगा एक ऑसिलेशन में, और वहां पे भी अर्थ पे भी वो 2 सेकेंड ही गिनेगा। सिर्फ इतना फर्क रहेगा, वहां पे अलग लेंथ का सेकेंड्स पेंडुलम रहेगा, मून पे अलग लेंथ का सेकेंड्स पेंडुलम, अर्थ पे अलग, मून पे अलग। तो ये याद रखना है। ओके, अब इसमें काफी क्वेश्चन पूछते, इसमें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते। ये देखो, याद रखो, समर में लेंथ बढ़ती है हीट की वजह से, एक्सपांशन, तो वहां पे टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड कम होगा इसका मतलब क्या है? समर में एक्सट्रीमली सॉरी, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए ज्यादा समय लगेगा, पहले से ज्यादा। ओके, समझने का कोशिश करना है, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझा रहा हूं, सिर्फ ध्यान में रखना क्योंकि ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट। अब तुम देख रहे हो, तुम्हारे घर में एक सिंपल पेंडुलम वाली घड़ी है, तुमको मालूम है उसको यहां से जाके यहां तक आने में 2 सेकंड लगते हैं। ठीक है, यानी दुनिया में जब 2 सेकंड होंगे तो ये भी 2 सेकंड बताएगा। ठीक है, क्लियर? समर आया, इसके लेंथ बढ़ गई, इसका टाइम पीरियड बढ़ गया, यानी इसको यहां से जाके यहां तक आने में अब 3 सेकंड लग रहे हैं। यानी जब दुनिया 2 सेकंड बता रही है, ये 3 सेकंड लगा रहा है उस चीज को। ओके, यानी तुमको लग रहा है आज भी 2 सेकंड हुए, लेकिन एक्चुअली इसने 3 सेकंड ले लिए। दुनिया में 3 सेकंड हो गए और ये 2 ही सेकंड बता रहा है। ध्यान रखना इस चीज को वापस से, दुनिया में 3 सेकंड हो गए लेकिन ये तो 2 ही बता रहा है, क्योंकि ये घड़ी तो 2 के हिसाब से चलती है ना। जब दुनिया में 6 सेकंड हो जाएंगे, ये 4 ही सेकंड बताएगा। जब दुनिया में 9 सेकंड हो जाएंगे तो ये 6 सेकंड बताएगा। यानी तुम्हारा टाइम कम कम होते जाएगा, तुम क्या करोगे? यू विल लूज टाइम, देयर विल बी सॉरी, यू विल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, देयर विल बी टाइम लॉस्ट। ओके, तुमको बोलते हैं टाइम लॉस्ट इन अ डे कितना? इन अ डे टाइम लॉस्ट होता है 42 इंटू n%, वेयर n% इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तुम्हारा टाइम लॉस्ट हो रहा है, याद रखना, इस तरीके का न्यूमेरिकल बोर्ड्स में भी है। यानी 2% से अगर लेंथ चेंज हुई तो तुम एक दिन में कितने सेकंड पीछे चल जाओगे? 432 इंटू 2 यानी 864%, सॉरी 864 सेकेंड्स, 864 सेकेंड्स तुम पीछे चल जाओगे एक दिन में, अगर 2% से लेंथ चेंज हुई।
1% से चेंज हुई तो 432 इंटू 1% यानी विच इज 432 सेकेंड्स पीछे चल जाओगे। विंटर में उल्टा, विंटर में लेंथ कम होगी, टाइम पीरियड कम होगा, तो टाइम पीरियड कम होगा मतलब फटाफट घूमेंगी, यानी टाइम विल बी गेन्ड। और एक दिन में कितना गेन करोगे, सेम फॉर्मूला 432 इंटू n%, वही n% यानी परसेंटेज चेंज इन लेंथ। शॉर्टकट है, याद रखना। ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट पार्ट इसमें का, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। ठीक है, अब फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट या फिर सैटेलाइट, यहां पे जी 0 हो जाते हैं, सो इसलिए टाइम पीरियड इंफिनिटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। टाइम पीरियड इंफिनिटी यानी क्लॉक ही रुक जाएंगी, इन्फाइनाइट टाइम लगाएगी एक ऑसिलेशन को। क्लियर विद दिस? ओके, तो ये सब बातें याद रखो, किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। लास्ट पार्ट, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ओके, इसका डैम्पिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग डैम्पिंग पढ़ेंगे। डैम्पिंग यानी क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड यानी रियल लाइफ में जो तुम देखते हो, ऐसा पकड़ के छोड़ दिया तो ये आके धीरे धीरे करके एम्पलीट्यूड कम होते होते रुक जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डैम्पिंग। ओके, तो डैम्पिंग में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखो, m इंटू d2x बाई dt स्क्वायर प्लस b dx बाई dt प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहां पे दो फोर्स लगते हैं, एक लगता है डैम्पिंग फोर्स विच इज इक्वल टू माइनस बी बी, और एक लगता है स्प्रिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, वो लगता है माइनस के एक्स। ठीक है, और इसमें x का इक्वेशन आता है a e टू द पावर माइनस बी टी बाई ट्वाइस एन साइन ओमेगा डैश टी प्लस 5, और ओमेगा डैश का इक्वेशन आता है अंडर रूट ऑफ k बाई एम माइनस बी बाई ट्वाइस एन होल स्क्वायर। और इसमें ग्राफ याद रखना है इस तरीके का, याद रखना, इसमें यही ग्राफ है, ये एम्पलीट्यूड है, धीरे धीरे कम हो रहा है, देखो टाइम के हिसाब से एम्पलीट्यूड, देखो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होते होते रुक जा रहा है। इसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड रही है, अपने सिलेबस में सिर्फ फॉर्मूले है इसके, इतना याद रखना है। सो ये था हमारा चैप्टर ऑसिलेशंस। तो ये पॉइंट्स सारे नोट डाउन करो और इसके ऊपर टेस्ट सॉल्व करो, और याद रखना सीईटी के एक दिन पहले पढ़ना है। दैट्स इट।